हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विस्पर ऑफ वेलनेस। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ADHD। और इस बेहद खास टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रही हैं एक अनुभवी होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुनीता देशपांडे, जो पिछले 15 वर्षों से HHF के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही एज अ सेक्रेटरी उन्होंने जीवन संवर्धन फाउंडेशन और नाना पालकर समिति जैसे NGO के साथ होमलेस बच्चों के लिए काम किया है और 200 से भी ज़्यादा बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हेल्प की है। और मैम आज अपने इसी अनुभव को हम सबके साथ साझा करेंगी। सो लेट्स बिगिन द जर्नी एंड वेलकम टू डॉक्टर सुनीता देशपांडे मैम। वेलकम सुनीता मैम, वेलकम टू विस्पर ऑफ वेलनेस। थैंक यू शिल्पा। ये जो आप काम कर रही हो ना, ये होम्योपैथी लोगों तक पहुंचाने का, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम है। जब भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि होम्योपैथी के रिजल्ट्स इतने फास्ट आते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें बोलती थी कि आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी है कि हम आपके आपके पास नहीं पहुंचते हैं, या हमारे जो रिजल्ट्स है ये लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। और वो काम आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो ना, तो बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से ये काम के लिए। ये बहुत जरूरी काम है और लोगों को होम्योपैथी लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा काम है। अभी स्टूडेंट के तरफ तो पहुंच रही है। जब हम पास आउट हो गए तो बच्चे, हम लोगों को बहुत भागना पड़ा होम्योपैथी सीखने के लिए, पर अभी क्या हो गया, अभी बच्चों तक तो हम अच्छे से पहुंच गए हैं। अभी लोगों तक, मतलब होम्योपैथी जो मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए, उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है और आप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ये सब आप सबकी ही ब्लेसिंग है, हमारे मास्टर्स की, राव सर, मोहंती सर और हमारे हैनीमैन सर और हमारे सारे मेंटोर्स की। सही बात है, बिल्कुल। मैम, जैसे आज का हमारा टॉपिक है ADHD, तो सिंपल शब्दों में हम हाइपर एक्टिविटी को ADHD से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और साथ में ये ADHD क्या है और ये क्यों होता है? ADHD और हाइपर एक्टिविटी, इसमें बहुत अंतर है। हाइपर एक्टिविटी में बच्चे खाली चंचल होते हैं, उसमें बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होते। पर ADHD जो है ये एक डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और इसमें कैसे होता है ना कि ये एक एब्रिवेशन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसा है। तो इसमें बच्चों का अटेंशन डेफिसिट भी होता है, मतलब बच्चे कोई चीज ध्यान से नहीं कर सकते हैं, और उसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस भी होता है। पेरेंट्स को बहुत बार लगता है कि ये अटेंशन डेफिसिट मैडम हमारे बच्चे में कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारा तो अकेला बच्चा है, हम पूरा अटेंशन इसकी तरफ देते हैं। फिर भी तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि आपका अटेंशन कम है, ऐसी बात नहीं है, बच्चे का चीजों पे अटेंशन कम है, इसलिए ये डिसऑर्डर उसमें दिख रही है ऐसा। तो ऐसी बात है। और इसके लिए कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रेन के कुछ केमिकल्स जो है उसकी कमी के कारण, मतलब प्रीफ्रंटल लोब में जो डोपामाइन वगैरह केमिकल सीक्रेट होते हैं, उनकी कमी के कारण भी होता है। और कुछ प्रेगनेंसी के फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसी बात है इसमें। यस, प्रेगनेंसी के भी कुछ फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यस। और एक बात है कि ADHD के दो फॉर्म्स होते हैं, एक प्राइमरी ADHD और एक सेकेंडरी ADHD। प्राइमरी ADHD में बच्चा बाय बर्थ ही ADHD लेके आता है, और सेकेंडरी ADHD में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे कि ऑटिज्म है, ऑटिज्म में भी ADHD दिखता है। सेरेब्रल पाल्सी है, सेरेब्रल पाल्सी में भी दिख सकता है। एन्केफेलाइटिस है। और कुछ सोशल और डोमेस्टिक फैक्टर्स रहते हैं कि जिनकी वजह से बच्चों में ADHD हो सकता है। जैसे कि घर में अगर कुछ डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे झगड़े हैं, या कुछ स्ट्रेस से पूरी फैमिली गुजर रही है, या बच्चा स्कूल का जो स्ट्रेस है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसका एक मैं केस आगे वाली हूँ। तो ये भी फैक्टर्स सब ADHD के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही ADHD हो, ये बाद में भी बच्चे को हो सकता है। हो सकता है। ओके। मैम, जैसे अभी आपने ADHD के बारे में बताया, तो इसको जो है डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे पेरेंट्स हैं, आजकल पेरेंट्स को बच्चे अगर थोड़ा भी ज्यादा एक्टिव है
तो उनको ये मतलब उनके मन में आता है कि कहीं मेरे बच्चे को एडीएचडी तो नहीं हो गया है। एडीएचडी का ये बात बहुत सही है कि पेरेंट्स को थोड़ा भी बच्चा, मतलब दो तरीके के पेरेंट्स है। एक तरीके के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या है, हर बच्चा तो मस्ती करता है, मैं भी ऐसा ही था, मेरे दादाजी भी ऐसे थे, तो इसे कुछ ये नाटक कुछ नहीं करना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है। और दूसरे पेरेंट्स होते हैं कि जो ज्यादा ही सेंसिटिव है कि कुछ भी Yes. तो नहीं, चलो मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगी, इसके पास जाऊंगी। तो हर चंचल बच्चा एडीएचडी नहीं होता है, ये बात हमें पहले समझ लेनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, इसका जो डायग्नोसिस के बारे में आपने पूछा, तो इसके डायग्नोसिस के लिए ऐसा कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट करके डायग्नोस होता है, ऐसी बात नहीं होती है। या कोई सीटी स्कैन, एमआरआई या सोनोग्राफी, किसी भी चीज से एडीएचडी डायग्नोस नहीं हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट के पास कुछ टेस्ट रहते हैं, उसकी मदद से हम एडीएचडी डायग्नोस कर सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि एक DSM-5 बोल के क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड वाइड साइकेट्रिस्ट ने बनाया हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। और उसके तहत जो बच्चे मतलब उसमें सिम्टम्स दिए गए हैं, अगर वो सिम्टम्स आपके बच्चे में दिखते हैं तो ही हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे एडीएचडी है। ओके ओके। तो मैम जैसे अभी आपने ये DSM-5 जो बोला, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर बच्चे में होंगे तो ही बच्चा एडीएचडी है? हाँ, मैं बताती हूँ। वो क्राइटेरिया बताने के पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि एक बच्चा 6 साल तक हम एडीएचडी उसका डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही वो समझ सकता है। क्योंकि ये बच्चों में ना पूरे माइलस्टोन्स ठीक रहते हैं, वो बोलते टाइम पे है, चलते टाइम, सब एवरी माइलस्टोन इज नॉर्मल। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहां से हमें पता चले कि ये एडीएचडी है या नहीं है। तो ये एक बात होती है, मतलब जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगे, स्कूल से कंप्लेंट आने लगे, तभी पता चल सकता है कि ये एडीएचडी है। दूसरी चीज ऐसी है कि ये एडीएचडी के जो सिम्टम्स है वो हमें कम से कम 6 महीने से 1 साल तक दिखने चाहिए बच्चों में। अगर कुछ दिन बच्चा हाइपर एक्टिव है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ चीज हो गई और फिर उसने छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो उसे भी हम एडीएचडी नहीं बोलेंगे। तो ये जो सिम्टम्स है पूरे जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वो 6 महीने से 1 साल तक बच्चे में लगातार दिखने चाहिए। और ये जो सब सिम्टम्स है वो घर में भी दिखने चाहिए और बाहर भी दिखने चाहिए। मतलब स्कूल में बच्चा अगर अच्छा है और घर पे मस्ती करता है तो उसे एडीएचडी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। या सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करता है, दूसरों के घर जाने के बाद अच्छे से बिहेव करता है और घर पे मस्ती करता है, तो उसे भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल तो बच्चे बहुत प्रीशियस है, एक आध बच्चा घर में रहता है, हर कोई उसे प्यार करता है, तो ये लाड़ प्यार से ना बच्चे घर में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, दादागिरी जिसे बोलते हैं वैसा करते हैं, बॉसी एटीट्यूड दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं और सुनते नहीं है किसी का, बहुत मस्ती करते हैं। तो उसे हम एडीएचडी नहीं बोल सकते। अगर स्कूल से कंप्लेंट आ रही है या सोसाइटी में हम किसी के घर लेके गए और बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एडीएचडी है, ऐसा है। तो हम अभी DSM के जो DSM-5 के क्राइटेरियाज है वो देखेंगे। तो क्या है ना कि उसमें इनअटेंटिवनेस है और दूसरा हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस है। तो इनअटेंटिवनेस के 9 क्राइटेरियाज हैं और हाइपर एक्टिविटी के 9 क्राइटेरियाज है। अगर उसमें से 6 भी आपको दिख गए तो आपका बच्चा एडीएचडी मतलब उसे डायग्नोस हो जाता है। तो हम पहले अटेंटिवनेस के क्राइटेरियाज देखते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि डिफिकल्टी इन अटेंशन, मतलब ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हें अगर समझो पढ़ाई करने बिठाया तो आप बता रहे हो, वो उसका ध्यान ही नहीं रहता है। स्कूल में टीचर होमवर्क बोलती है तो इसका ध्यान ही नहीं। मतलब इतने सारे पेरेंट्स है कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर सब बच्चे होमवर्क लिख के लेके आते हैं, पर ये नहीं, मुझे फिर पेरेंट्स को मैसेज करना पड़ता है और फिर मुझे मिलता है और फिर मैं इससे करवाती हूँ। तो ये जो है ना, ये ध्यान ही नहीं देता है बच्चा किसी भी चीज की तरफ, ये है। दूसरा क्राइटेरिया है कि डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग द अटेंशन, मतलब जो भी अटेंशन, कोई काम करने उसे बिठाया, समझो होमवर्क करने बिठाया, तो होमवर्क करते वक्त वो क्या करेगा कि उसका ध्यान नहीं रहेगा, गलतियां करता रहेगा। हर बच्चा गलती करता है होमवर्क में,
पर बार बार समझाने के बाद भी वही गलतियां होती है और बहुत सारी गलतियां होती है। तो ये हो जाता है। जैसे हम कलर करने को बोलो तो वो अटेंशन सस्टेन नहीं कर पाता, पूरा कलर ठीक से नहीं करेगा, कुछ भी थोड़ा करेगा, आधा अधूरा छोड़ देगा, निकल जाएगा। कोई क्राफ्ट कर रहा है तो वहां भी वैसे ही होगा, वो लिया है करने के लिए तो पूरा करके वो आगे जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। ये सब चीजें इसमें दिखती है। ये हो गया दूसरा। ये बच्चे सुनते नहीं है, दे डज नॉट लिसन, ये तीसरा क्राइटेरिया है। पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर ये कुछ सुनता ही नहीं है, पेरेंट्स को लगता है कि हम बोल रहे हैं पर ये बदतमीजी कर रहा है, कि हमारी बदतमीजी कर रहा है। हाँ, यस। तो उन्हें लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है कि नहीं सुन रहा है, या क्या बोलते हैं, डिसओबीडियंस जिसे बोलते हैं ना, डिसओबीडियंस। तो पेरेंट्स को लगता है कि वैसा कर रहा है, ये सुन नहीं रहा है हमारा, पर एक्चुअली बच्चे का ध्यान ही नहीं होता है, वो ध्यान ही नहीं देता है किसी की बातों पे। यस मैम, जैसे कि तारे जमी पर मूवी आई थी, तो उसमें आमिर खान जब उसके पेरेंट्स को समझाता है तो वो बोलता है ना उसके फादर से कि आप जो है सुन नहीं रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मतलब फिर उनको समझ में आता है कि क्यों मेरा बच्चा सुनता नहीं है। यस यस यस, बिल्कुल। तो वो भी एडीएचडी का ही शिकार था वो बच्चा। यस यस। हाँ, और पेरेंट्स को समझता नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि नहीं ये क्या कॉमन है, क्या नाटक है, ऐसा करने की कुछ जरूरी नहीं है ऐसा। यस तो यस। बात है। फिर ये बच्चे बहुत डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, बहुत डिसऑर्गेनाइज मतलब सुबह में टाइम पे उठना है, स्कूल के लिए तैयार, मुझे ब्रश करना है, या जो भी चीजें, मेरा बैग मुझे भरना है, पैक करना है, या स्कूल से आते वक्त वो सब चीजें मेरी बैग में रख के मुझे लेके आनी है। तो ये जो चीजें है ना, ये बच्चों को समझती नहीं है, ये बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज। मतलब मम्मी लोगों को उनके पीछे इतना पढ़ना पड़ता है कि ये करो वो करो, ब्रश करवा लेना पड़ता है, उन्हें नहलाना पड़ता है, और फिर भी बच्चे टाइम पे स्कूल बस के लिए नहीं जा सकते हैं, टाइम पे उठते नहीं है, हर चीज उनकी ऐसी होती है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। फिर उसके उनका कैसा होता है कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ऐसी चीजें ये नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का कंप्लेंट वही रहती है कि डॉक्टर इन्हें अगर टीवी के सामने बिठाओ तो 2 घंटे 4 घंटे भी आराम से बिताएंगे, और मोबाइल दिया हाथ में तो 3-3 घंटे बैठ जाएंगे, उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है। पर पढ़ाई के लिए बिठाओ तो 2 मिनट तक नहीं कर सकते हैं, या कलर करने बिठाओ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात उनके इसमें बहुत, की जहाँ पे भी कंसंट्रेशन लगता है, कि अभी होमवर्क के लिए कंसंट्रेशन लगता है, कंसंट्रेशन, कलर के लिए कंसंट्रेशन लगता है, तो वहां पे वो बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते कि ध्यान दे के वो चीज अगर ठीक से करनी है तो वहां पे वो कर सकते हैं। तो ये एक बात होती है। और जो भी टास्क उन्हें दिया गया है वो कंप्लीट नहीं करते हैं वो, जैसे पहले भी बोला कि आधा अधूरा छोड़ देंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, स्कूल में सवाल पूछा है तो वो 1-2 लाइन लिखेंगे, छोड़ देंगे। मतलब इतना उनका ये स्पैन कम होता है कि कोई भी टास्क जो होता है वो कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं बच्चे, कर नहीं पाते। बिल्कुल। और एक चीज होती है कि ये बच्चे चीजें खो के आते हैं, तो बचपन में हर कोई खोता है चीज अपनी, ठीक है, पर एक दिन होता है, एक बार होता है, 2 बार होता है। पर मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो खाली स्कूल बैग लेके घर पे आते हैं, कुछ नहीं है, कंप्लीट भूल के आते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं होता है, इन्हें 3-3 सेट्स बुक्स के खरीदने पड़ते हैं पेरेंट्स को। ओके। तो ये लेवल तक बच्चे चीजें खो देते हैं। और भुलक्कड़ तो होते ही है कि हर चीज में भूलते रहते हैं। तो ये सब जो 9 क्राइटेरियाज है, ये सब इनअटेंटिवनेस के क्राइटेरियाज है। मतलब इसमें से ये है ना मैम कि जो छोटी छोटी चीजें डेली रूटीन की यूजुअली बच्चे आसानी से कर लेते हैं, वो ये भी नहीं कर पाते हैं, और हर चीज जो है क्योस और कहना चाहिए मतलब पूरी डिसऑर्गेनाइज टाइप की रहेगी बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और जो दूसरे क्राइटेरियाज है 9, वो हाइपर एक्टिविटी के रहते हैं, कि ये बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, ये झगड़ालू होते हैं, ये दोस्त नहीं बना पाते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। मतलब कोई खेल शुरू किया तो वो पूरा खेल खेल नहीं सकते हैं, बीच में ही निकल जाएंगे, या किसी को मारेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे, ऐसी बातें ये बच्चे करते रहते हैं। तो ये एक बात होती है। दूसरी बात है फिजिटी, तो मतलब ऐसे चेयर पे बैठे हैं तो वो चेयर घुमाते रहेंगे,
या कोई हाथ हिलाते रहेंगे, या बुक पे कुछ पेंसिल से टैप करते रहेंगे, या पैर हिलाते रहेंगे। ये जो फिजिटी मूवमेंट्स रहते हैं ना, इनमें बहुत पाए जाते हैं। फिर ओके। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो दौड़ते ही रहते हैं, मतलब बच्चा एक जगह पे रुकता ही नहीं है, और इतने दौड़ते हैं, इतने, अगर उन्हें पार्क में वगैरह लेके जाओ तो पेरेंट्स को उन्हें कंट्रोल करना डिफिकल्ट जाता है, इतने वो दौड़ते हैं। और पेरेंट्स बोलते हैं आने के बाद में इनकी एनर्जी में इतनी भी कमी नहीं आती है, इतना ये बच्चे दौड़ते रहते हैं। तो ऐसी भागा दौड़ी उनकी चलती रहती है। शांति से बैठ के जो बोर्ड गेम रहते हैं वो नहीं खेल सकते, समझो लूडो भी खेलना, तो उससे भी उसमें भी हम देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन चाहिए होता है, कंसंट्रेशन, यस। ना टर्न आने तक वेट करना होता है, ठीक से वो आगे आगे बढ़ना होता है। तो ये चीजें ये बच्चों को समझती नहीं है। ये बैठ के वो खेल ऐसा ज्यादा देर तक, मतलब एक जगह बैठ के खेल खेल नहीं सकते हैं। और एक बात होती है इनमें, जैसे कि ड्राइवन बाय मोटर बोलते हैं, कि ऐसे लगता है पेरेंट्स को कि इसमें कुछ मोटर बिठाई है क्या, कि ये इतना एक्टिविटी करता रहता है, इतना वो पहले क्या बोलते हैं, बैटरी वाले खिलौने आते थे ना, हाँ, यस। तो पर पेरेंट्स को और लगता है कि इनकी बैटरी डाउन ही नहीं होती है डॉक्टर, ये इतने इतने एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ऐसे लगता है कि इसमें कुछ मोटर बिठाई है क्या, कि ये बिल्कुल रुकता ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब इतने विगरसली इनके मूवमेंट्स चालू रहते हैं, ऐसा है। और एक बात है कि ये बच्चे बात बहुत करते हैं, इतनी लोक्वासिटी होती है, इतनी लोक्वासिटी होती है कि ना आगा रहता है उनकी बातों को, ना पीछा। कंटिन्यूअसली एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा शुरू करेंगे, तीसरा शुरू करेंगे, कंटिन्यूअसली ये बातें करते रहेंगे, ऐसा है। और एक बात है कि अपना जो टर्न होता है, कि अभी स्कूल में समझो टीचर सवाल पूछती है, तो वो सवाल का जवाब देने के लिए वो सवाल तो पूरा हो जाना चाहिए, पर वो भी नहीं करते हैं। वो होने से पहले इनकी बात करना, इनका जवाब देना शुरू हो जाता है। और दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसके बीच में वो जाके ये करेंगे, बीच बीच में बातें करेंगे, उनकी बातें पूरी नहीं होने देते हैं। और कोई दूसरे कर रहे हैं, समझो बच्चे दो खेल रहे हैं, तो उन्हें जाके इंटरप्ट करेंगे। मतलब कोई दोनों लूडो खेल रहे हैं तो ये बीच में जाएंगे और उठा के ऐसा बोर्ड पूरा ये करेंगे और भाग जाएंगे। मतलब इंटरप्ट भी बहुत करते हैं। पेरेंट्स भी एक दूसरे के साथ अगर बात कर रहे हैं तो ये बच्चे उन्हें भी इंटरप्ट करते रहते हैं। तो ये 9 क्राइटेरियाज इनके हाइपर एक्टिविटी के हैं। हाइपर एक्टिविटी। तो मैम, अभी जितना ये आपने क्राइटेरिया बताया, DSM क्राइटेरिया, उसके तहत जो भी सिम्टम्स आपने बताए, तो उससे तो इजीली मतलब पेरेंट्स भी इसको सुनने के बाद पहचान सकते कि उनका बच्चा खाली हाइपर एक्टिव है या ADHD है। क्योंकि जो भी सिम्टम्स आपने बताए हैं उसमें एक तो वो कंटिन्यूअस रिपीटेशन होना, एक लंबे टाइम तक के वो चीजों का चलना, बच्चे का ना सुनना, उसका इम्पल्सिवली रिएक्ट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दूसरों के साथ भी जो वो कनेक्शन है वो फॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये चीजें जो है मुझे लग रहा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि उसको हाइपर एक्टिविटी से पूरी तरह से अलग करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाइपर एक्टिविटी के जो बच्चे हैं ना, उनका स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। मतलब पेरेंट्स की कंप्लेंट नहीं होती है कि इसे मार्क्स कम आ रहे हैं या सब्जेक्ट नहीं समझ रहा है। मतलब कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वो ऐसा उसे कलर करने बिठाओ तो वो इतना अच्छा कलर करता है कि पेरेंट्स दंग रह जाते हैं। या लेगो खेल रहा है तो इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है कि पेरेंट्स को याद, ये ADHD के बच्चों में नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। यस मैम, जैसे अभी आपने ये बोला तो मुझे वो तारे जमी पर मूवी में से एक चीज याद आई कि जैसे उसमें जो ईशान का कैरेक्टर रहता है उसको ADHD के साथ जो वो एक कहना चाहिए ना, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि ADHD के साथ कभी कभी बच्चों में डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया और भी कुछ चीजें जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये ऐसे ही रहता है या सिंगल ADHD भी मिल सकता है बच्चे में? एक्चुअली कैसा है ना, इसमें थोड़ा सा हमें उसे डिसलेक्सिया जैसा प्रॉब्लम है, तो उसे हमें नाम देने के लिए फिर उसके अलग क्राइटेरियाज होते हैं। पर ADHD के जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीजें होती है क्योंकि वो बार बार गलतियां करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। डिसलेक्सिया में वो एक टिपिकल मिस्टेक्स रहती है उनकी, वो वर्ड मिसप्लेस करना या वर्ड ना, ऐसा कुछ है। तो इनमें है ना, ये ध्यान नहीं है, इस वजह से ये चीजें होती रहती है इनकी। ओके, मतलब वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस इसका है।
बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, जैसे ज्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि एडीएचडी जो है लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है, हम्म। तो इसके पीछे कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं या कोई प्रेगनेंसी कंडीशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाँ, एक्चुअली ऐसे तो कुछ देखा नहीं गया है, खाली जो रिसर्च है वो बताता है कि लड़कों में इसका परसेंटेज ज्यादा है, लड़कियों में है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लड़कियों में है। पर आजकल एडीएचडी का प्रॉब्लम काफी बढ़ा है, मतलब 10% यस मतलब स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे एडीएचडी का शिकार है, इतना यह प्रॉब्लम अभी बढ़ रहा है, ऐसा है। पर यस ऐसा कुछ खास इसी कंडीशन की वजह से लड़कों में है और लड़कियों में कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ओके हाँ, उसका ऐसा कोई ठोस रीजन नहीं है। ओके ओके पर होम्योपैथिकली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक चीज हम हमेशा सोचते हैं कि साइकोडायनामिक, तो यस उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं और उसका यूज भी बहुत होता है और दिखता भी है जब प्रेगनेंसी हिस्ट्री हम स्पेशली मदर की लेते हैं। तो बहुत बार अभी आजकल कैसा है ना कि हर लड़कियां बहुत क्या बोलते हैं एम्बिशियस है और वो बहुत पोटेंशियल है उनमें, करियर में भी, हर जगह, मतलब हर फील्ड में लड़कियां अभी आगे बढ़ रही है। पर बच्चे का जो क्रिएशन है, सृजन बोलते हैं हम, तो वो उसी के रूप में हो सकता है। अगर उसका मतलब उसके मन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरा जॉब या बच्चा, ऐसा अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बहुत बार एडीएचडी बच्चे में दिख जाता है। तो मैं यस हमेशा बोलती हूँ लड़कियों को कि आप करियर करना मत छोड़ो, पर ये कॉन्फ्लिक्ट मत रखो कि अगर प्रेग्नेंट हूँ और मेरा प्रमोशन है, अरे क्या करूँ, बच्चा रखूँ या क्या करूँ, प्रमोशन तो है, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो ये बिल्कुल ये मत करो कि ये सोचो कि नहीं अभी मुझे होने वाला है ना बच्चा, उसका अच्छे से करूंगी मैं, मेरा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, वो चीज मैं करूंगी, पर साथ में ये भी चीज हो जाए, मतलब हर कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिलेगी और मैं ये कर पाऊंगी। पर वहां पे अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं करियर करूं या बच्चा, ये बच्चा होने के बाद मेरा करियर का क्या होगा, ऐसा अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे बहुत बार हमें दिखता है कि बच्चे एडीएचडी होते हैं। ये बहुत प्रेगनेंसी हिस्ट्री में हमें हमने देखा है ऐसा। ओके ओके और ये आजकल का बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम भी हो गया है कि ज्यादातर जो वुमेन होती हैं उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। बहुत बार, क्योंकि करियर में बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे भी उनकी है, तो वो छोड़ के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये भी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब एक कंपनी के सीईओ की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि एक बच्चा संभालने की होती है। तो तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये बात दिक्कतें आती। यस अभी रिसेंटली मैम क्या हुआ कि आचार्य प्रशांत है ना, शायद आपने सुना होगा उनको। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चा जो है ना एक प्रोजेक्ट की तरह होता है, मतलब आप उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तरह उसको लो और उसको जो है पूरी तरह से, मतलब आपको उसको नर्चर करना है, केयर करना है, लव देना है और उसको एक अच्छी उसकी लाइफ को सेव देना, ये आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो वही प्रोजेक्ट का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर, वो माँ रहती है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और पर ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखा तो प्रॉब्लम नहीं होते हैं, आप ये करो, भिड़ो उससे कि नहीं ये चीज मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी, बहुत अच्छे से आगे लेके जाऊंगी। यस मैम, जैसे हमने देखा है कि एडीएचडी में जो है बहुत सारी थेरेपीज दी जाती हैं, पर उसके अलावा जैसे एज अ होम्योपैथ हम किस तरह से एडीएचडी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? क्या होम्योपैथी के द्वारा जो है उनका ओवरऑल जो फोकस है और जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है उसको मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब जितने भी बच्चे एडीएचडी के आते हैं, एक्चुअली होता कैसा है ना कि जब तक बच्चा खाली हाइपर एक्टिव है तब तक पेरेंट्स को उसका इतना समझ में भी नहीं आता है, पर जैसे थर्ड पास हो जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं, पढ़ाई बढ़ने लगती है और उनके स्कोर्स कम होने लगते हैं, बच्चे फेल होने लगते हैं, तो पेरेंट्स आ जाते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन
की हेल्प से हम बच्चों का कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी भी हम कम करते हैं और उसके जो स्कोर्स है वो भी काफी अच्छे होने लगते हैं। तो ये तीनों चीजें हम होम्योपैथी की हेल्प से, रादर मैं तो बोलूंगी कि होम्योपैथी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस किड्स, ऐसा है। ओके, यस। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी, तो क्यों क्यों पेरेंट्स को जो है एडीएचडी बच्चों के लिए होम्योपैथी को कंसिडर करना चाहिए? एक्चुअली कैसा है ना कि होम्योपैथी में हम खाली ये एडीएचडी के सिम्टम्स देख के उसे ट्रीट नहीं करते हैं, उसके पीछे जो इंसान छुपा हुआ है उसके बारे में भी हम बहुत सोचते हैं। मतलब होम्योपैथी में खाली सिम्टम्स देख के ट्रीटमेंट नहीं होती है, मतलब माइंड और बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन के बारे में सोच के वो एक पर्सन का, मतलब वो बच्चे का एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट इसमें हो जाता है और उससे हर चीज रिवर्स हो जाती है। भले ही वो बिल्कुल बाय बर्थ एडीएचडी है या ऑटिस्टिक भी बच्चा है, तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी है तो भी वो पूरा रिवर्स हो सकता है। ओके मैम, जैसे अभी आपने ऑटिज्म का बोला, तो कई बार मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑटिज्म और एडीएचडी में लेकर के जो है कंफ्यूजन हो जाता है डायग्नोसिस के समय भी। तो इसको किस तरह से जो है हम डिफरेंट कर सकते हैं ऑटिज्म से? ऑटिज्म में क्या होता है ना कि बच्चों का सोशल कनेक्शन ही नहीं होता है, दे आर एनग्रॉस्ड इन देयर सेल्फ, स्वमग्नता बोलते हैं ऑटिज्म को। बच्चे अपने में ही एनग्रॉस्ड रहते हैं, उन्हें सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। एडीएचडी में इतना भी नहीं होता है, मतलब हम अगर स्कोर ये देखें कि ये ऑटिज्म 200 है समझो, तो एडीएचडी 10 के लेवल पे रहता है। मतलब इतना डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस है दोनों में। मतलब ऑटिज्म में सोशल कनेक्शन हो ही नहीं पाता है बच्चों का, एडीएचडी में ऐसी बात नहीं है, ये बच्चे सोशली कनेक्ट होते हैं, इनके माइलस्टोन्स नॉर्मल रहते हैं, ये बात अच्छे से करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। खाली प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी एक रहती है और इनअटेंशन, मतलब इतने अच्छे स्कोर्स वो लोग नहीं ला सकते हैं। यस, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि ऑटिज्म में कंप्लीट डिटैचमेंट है, पूरी तरह से कंप्लीट डिटैचमेंट। यस, और समझो इसका समझो लेवल हमने 2 फुट समझा तो उसका 25-50 फुट तक ज्यादा ये है, उसका लेवल इतना ज्यादा है ऑटिज्म का। और एडीएचडी बहुत प्रिलिमिनरी लेवल का है, ऐसा है। यस मैम, जैसे अभी आपने होम्योपैथी की बात की, तो कुछ ऐसे केसेस आप शेयर कर सकते हैं जिसमें बच्चों को एडीएचडी रहा और होम्योपैथी से उन्हें काफी अच्छा बेनिफिट मिला हो? मेरे पास काफी बच्चे आते हैं एडीएचडी के एक्चुअली, और जैसे मैंने बोला कि जैसे स्कूल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो होने लगता है या वो बच्चे फेल होने लगते हैं, तभी वापस उन्हें लेके आते हैं। तो एक बच्ची आई थी मेरे पास जो उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और मम्मी काफी स्ट्रिक्ट थी उसकी, और पापा भी वर्किंग है, पूरा दिन वो काम करते हैं, और बच्चा क्रश में रहता था, स्कूल में जाता था, और 5th में उसके ऐसे हो गया, वो 3-4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। पेरेंट्स परेशान हो गए, वो लेके आ गए मेरे पास। तो बहुत मतलब ये सब सिम्टम्स उसमें थे कि ये टाइम पे उठती नहीं है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, ब्रश करो, ये करो, वो अपना बैग नहीं भरती है, टिफिन मैंने अगर बैग में नहीं डाला तो भूल के जाती है, चीजें खो के आती है, मस्ती करती है, फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, ये सब चीजें उसमें थी। मतलब हर रूब्रिक में जो हमने क्राइटेरिया बताया था वो सब चीजें उसमें थी। तो बहुत सारी बातें हो गई। मम्मी की प्रेगनेंसी हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ ज्यादा, अभी वो तो वर्किंग थी ही, पर ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। और मैंने बाकी सब स्कूल का वगैरह पूरी हिस्ट्री पूछी, और जब मैंने बोला कि बाकी आपके जो रिलेटिव्स है, जैसे इसके नाना नानी है, दादा दादी है, उनसे पढ़ता है, तो उसकी मम्मी बोली इसका नानी से और दादी से बहुत पढ़ता है। तो फिर वो बच्चे को भी मैंने पूछा कि क्यों आपको दादी और नानी पसंद आते हैं, तो बोले वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो दोनों को ये फोन करेगी, ये बात करेगी उनसे, उनकी केयर करेगी, वो लोग यहाँ आए तो उनका सुनेगी। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला फिर एग्जाम के टाइम पे नानी या दादी को लाकर रखते जाओ, अब तो इजी हो जाएगा। तो वो बोले कि नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते ना, मतलब उन्हें आता नहीं है, इनका ये आईसीएसई में है बच्चा,
और इनका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो वो लोग इन्हें हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो फिर उस दिन तो मैंने पेरेंट्स को और बच्चे को वैसे ही भेज दिया कि मैंने बोला मैं आज तो नहीं दूंगी। और थोड़ा डीपली सोचने के बाद मैं वो केस पे बार बार देखती रही उसका वीडियो, और थोड़ा सोचने के बाद मैं खुद ये कंक्लूजन पे आ गई कि इससे मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन में ऐसे डायरेक्टली कहीं हुआ नहीं, पर ये कंक्लूजन में मैं आ गई कि इससे ऐसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो खाली मुझे मेरी कमियां दिखाते रहते हैं, मुझे पूरा दिन सुनाते रहते हैं। और दादी नानी मुझे प्यार से ये करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरा है कि बहुत झगड़ा करती थी, मतलब उसकी मम्मी ने बोला कि अगर हमने एक बात बोली तो वो 10 सुनाएगी। मतलब उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट है, काफी गुस्से वाले हैं, पर वो उनसे भी झगड़ा करती रहेगी, वो नहीं सुनेगी उनसे। तो फिर इंसोलेंस चिल्ड्रन इन ये एक रूटीन ने लिया, और डेल्यूजन लव्ड शी इज नॉट पेरेंट्स बाय हर, और डेल्यूजन निग्लेक्टेड बीइंग, ये 3 रूब्रिक्स डालने के बाद सैक्रम रेमेडी आ गई, और सैक्रम मैंने उसे दिया, और वो बच्ची बाद में कभी फेल भी नहीं हुई, और अभी उसका स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब 50 का 55, 55 का 60, 60 का 65 तक अभी आ गया है। मतलब इतने चेंजेस उसमें आ गए। और उसकी वो जो एक्टिविटी थी या बिल्कुल कुछ न करना था, वो चीजें काफी तो मैंने पेरेंट्स को भी बाद में समझाया कि आप भी थोड़ा उसे निगेटिव ये मत, प्यार से उसे ये करो कि क्योंकि आप लोग दिन भर तो रहते नहीं हो, तो जो टाइम मिलता है उसमें उसे खाली सुनाते मत जाओ। पढ़ाई एक पार्ट है, पर बच्चे को अच्छे से प्यार से, उसकी जरूरत है आपका प्यार, तो वो ज्यादा दो, वो डेफिनेटली अपने आप ठीक होती जाएगी, और वो काफी हद तक सुधर गई है वो बच्ची। तो सैक्रम मतलब एक्चुअली हम क्या करते हैं एज अ होम्योपैथ की, जैसे लैकेसिस है, वेरैट है, ट्यूबरक्यूलिनम है, या मर्क्यूरियस है, या आयोडम ग्रुप है, इनके बारे में ही सोचेंगे, पर नॉट नेसेसरी कि ये सब बच्चे वही ग्रुप में बैठ जाएंगे। मतलब ये बच्चा, मैं आज जो केसेस 3-4 बताने वाली हूँ, 3 केसेस, तो वो पूरी ऐसी अलग रेमेडीज की है। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना मैम, जैसे कि जो अभी आपने रेमेडीज बोली, तो ये हाइपर एक्टिव ऑलरेडी इनके वो एनर्जी होती है इनमें, और फिर तो वो ये हो गया कि हमने सिर्फ जो एडीएचडी के सिम्टम्स हैं जो एक्चुअली में हर बच्चे में होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे रहे हैं, बिल्कुल ना कि बच्चे की कोर नीड के अकॉर्डिंग। बिल्कुल मतलब होम्योपैथी में हमें वही करना होता है कि डिसीज के सिम्टम्स, अगर स्किन का बंदा कोई एम्बरासमेंट लेके आ गया, तो हम वो नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी में अगर इतना बुरा स्किन डिसीज आपका दिख रहा है तो एम्बरासमेंट तो होगा ही, तो हम वो रूब्रिक लगा ही नहीं सकते हैं, ऐसा है। तो इसी तरह से ये जो एडीएचडी के सिम्टम्स है, इसमें अगर आपको समझो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, पर कोई ऐसा उसने स्पेसिफिकली बताया कि नहीं मैडम ये मैथ्स लेके बैठा, मैथ्स का अगर नाम भी निकालो ना तो वो बस, तो वो है ना, वो उसकी स्पेशलिटी हो गई। फिर वहां पे आप एक्सप्लोर करो, जूम करो वो सेक्शन, मतलब जहाँ पे आपको ठीक है ध्यान नहीं देता है, ये कॉमन हो गया, पर मैथ्स उसे बिल्कुल ही नहीं चलता है, ये बात हमारे लिए एक रूब्रिक बन सकती है। तो ये तरीके से हमें वो केसेस में देखना पड़ता है। तो और एक केस थी जो सेकेंडरी एडीएचडी मैंने बोला था ना, तो वैसा एक लड़का था मेरे पास, अभी भी है वो, तो एक 5th का लड़का है वो, तो वो मेरे पास आ गया, उसकी वो फैमिली मुझे जानती थी, तो उन्होंने बोला कि इसे ना बहुत बुरा एक ये हो गया है, उसके पैरों में कुछ क्रैक्स वगैरह आ गए थे, सोल्स में, और बुरी तरह से आ गए थे। तो उसके पहले वो लोग आए नहीं, उन्होंने समझा कि नहीं ठीक है, बच्चा स्कूल में जाता है, मस्ती करता है, ये वो, और जब क्रैक्स आ गए, मतलब जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस कम होता रहता है तब पेरेंट्स आ जाते हैं, वैसे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गए तो पेरेंट्स आपके पास लेके आते हैं। तो वो सोल्स के क्रैक्स के लिए वो मेरे पास लेके आए, तो मैंने पेरेंट्स को बाहर बिठाया और बच्चे को लेके बैठी, तो उससे बात करते वक्त उसने बोला कि मैं जो बताता हूँ आप किसी को नहीं बताओगे, तो मैंने बोला नहीं बताऊंगी, तो तुम बोलो, तुम में और मुझ में ही रहेगा, वो एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है हमें। तो उसने बोला कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं वो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं,
और वो बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मतलब और क्या हो जाता है कि लड़कियां भी है या बाकी लोग भी है, उन्हीं से ज्यादा दोस्ती करते हैं, मुझसे किसी की दोस्ती नहीं होती है। लड़कियां मेरे पास बैठती नहीं है क्योंकि मैं गंदी बातें नहीं करता हूँ, गंदी गालियां नहीं देता हूँ। तो मैंने बोला फिर तुम्हें क्या लगता है? तो बोला कि मुझे कुछ नहीं लगता है, मैं नहीं देने वाला हूँ ऐसा गंदी गालियाँ वगैरह, मुझे नहीं करना है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है ये। और ये जो प्रॉब्लम हो गई है, इतने बड़े-बड़े क्रैक्स तुम्हारे पैर में आ गए हैं, तो उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? तो बोला कि नहीं-नहीं वो तो ठीक होने वाला है। मैंने बोला कैसे ठीक होने वाला है? नहीं मुझे पता है कि वो ठीक होने वाला है। तो ऐसे हो गया और उसकी फैमिली भी जो है वो कुछ स्ट्रेस से जा रही थी, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे उनके प्रॉपर्टी के वगैरह। और भले ही हम ये स्ट्रेस बच्चों को बताते नहीं है, पर बच्चों को घर का जो एटमॉस्फेयर है वो समझ में आ जाता है। तो यस। सब चीज़ों में पूरी फैमिली एक्चुअली स्ट्रेस से गुजर रही थी। और ये बच्चे के ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गए थे। उन्होंने कुछ दिन आयुर्वेदिक वगैरह भी किया पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर वो मेरे पास आ गए और मैंने बोला कि ठीक है, हम दे देते हैं दवाई। और वो बच्चे के लिए मैंने रूब्रिक्स, पहला तो रूब्रिक लिया कि पॉजिटिवनेस, कि इतना है और नहीं वो ठीक होने वाला ही है। मैंने बोला कैसे है? तो वो रिपीटेडली बोल रहा था कि नहीं नहीं उसकी कुछ चिंता नहीं है, मुझे वो ठीक होने वाला है, 1-2 महीने में हो जाएगा। यस। तो वो लिया मैंने। और डिल्यूजन डर्टी एवरीथिंग इज, जो स्कूल का माहौल था वो उससे बहुत परेशान, गंदी बातें उसे लग रही थी कि ये सब खराब है। तो किसी से उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो रही थी और वो कंफ्यूजन था। हम घर में मोरल्स सिखाते हैं, बाकी चीजें सिखाते हैं और बच्चे बाहर, तो वो चीज उसे बहुत परेशान करती थी। तो वो डिल्यूजन डर्टी एवरीथिंग इज और डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज और प्लेफुल, प्लेइंग, डिजायर टू प्ले, ये सब चीजें लेके मैंने उसे पॉजिट्रॉन दिया। और पॉजिट्रॉन से यू वोंट बिलीव, विद इन 1 वीक उसके पूरे के पूरे इतने डीप क्रैक्स थे और इतने पेनफुल थे। सोल्स के क्रैक्स तो बहुत ही पेनफुल रहते हैं। 1 वीक में वो क्रैक्स मतलब 50% से भी ज्यादा कम हो गए। और फिर मुझे वो रिपीट करना पड़ा 200 पोटेंसी में, रिपीटेडली मैंने दिया उसे। और 2 महीने में उसका पूरा स्किन का तो प्रॉब्लम चला ही गया, पर उसकी जो हाइपर एक्टिविटी थी वो रुक गई और वो अभी पढ़ाई के लिए भी बैठ रहा है। उसकी मम्मी की भी वही कंप्लेंट थी कि ये पढ़ने बैठता है तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, इसे सुसु आ जाती है, पोटी आ जाती है, खाने को कुछ चाहिए, किचन में कुछ हो गया तो वो ये मतलब ये आवाज वगैरह भी इन्हें इतने डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे भी अटेंशन नहीं होता है पर कोई भी छोटी चीज इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। नीचे कुत्ता भी भौंक रहा है तो ये उठ के भाग के निकल जाएंगे कि क्या हो रहा है, मैं देख के आता हूँ। तो ऐसी चीजें। तो ये जो बच्चा है ये पॉजिट्रॉन से काफी ठीक हो गया। मतलब उसमें कहीं इतनी हाइपर एक्टिविटी हमें नहीं दिखेगी या में हमें वो नहीं मिलेगा, पर वो स्कोलेस्टिकली भी काफी उसके स्कोर्स कम आ रहे थे और काफी अच्छा हो गया। मतलब वहां पे भी वो इम्प्रूव हो गया। ऐसा है। और जैसे कि मैम अभी आपने ये सेकेंडरी एडीएचडी के बारे में बताया इसमें, तो एक चीज है ना कि बच्चे को स्कूल और प्लस जो घर दोनों का एनवायरनमेंट ने जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरह से। बिल्कुल। और वो एक कहना चाहिए क्योस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से उसकी लाइफ में क्योस आ गया। मतलब वो खुद जो है क्योटिक बिहेवियर करने लगा, उसका कंसंट्रेशन लूज होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस। हमें लगता भी नहीं है कि स्कूल में ये बच्चा मतलब बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं हर चीज, जो भी माहौल है वो सीख जाते। तो ये बच्चे को वो जमा नहीं स्ट्रेस थे तो उसमें ये डिस्टर्ब हो गया। हर पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि हम तो बच्चे पे जाने ही नहीं देते हैं, पर घर में कुछ माहौल चेंज हो रहा है तो वो बच्चे को वो समझ में आ जाता है, उससे बच्चे भी हो जाते हैं ऐसे। यस। आजकल घर में कॉरल्स पेरेंट्स में जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यस, बहुत ज्यादा है मैम। तो डिवोर्स के केसेस है तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा एडीएचडी पाया जाता है। जहाँ पे इनसिक्योरिटी रहती है, जहाँ पे एंजाइटी बहुत रहती है, वहाँ पे भी हमें एडीएचडी मिल जाता है। और इससे घर में जो माहौल क्रिएट हो जाता है ना मैम, जैसे कि ये बच्चा आपके पास आया तो उसने आपसे बोला ना कि मैं आपसे ये बात कहूँ, मतलब उसको आप में कॉन्फिडेंस आया कि मैं इनसे ये बात कह सकता हूँ, ये किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन उसको अपने खुद के पेरेंट्स पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया जो कि आना चाहिए था। बोल ही नहीं सकते हैं बहुत बार बच्चे क्या हो रहा है स्कूल में, इतनी चीज खराब है। लड़कियां भी बहुत सारी है जो कि नहीं बोल ही नहीं सकती है कि क्या स्कूल में हो रहा है और कैसे ये बातें चल रही है ऐसा। यस। तो
अगर पेरेंट्स हमेशा, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि घर में अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बच्चों में ये विश्वास दे दो कि कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि नहीं नहीं आपने गलतियां ही नहीं करनी है। रादर उन्हें ये बता दो कि भाई हम इंसान है, गलतियां इंसान ही करते हैं, तुम भी गलतियां करो। नॉट नेसेसरी कि हमें हर गलती या हर चीज आपकी बतानी चाहिए, पर जहाँ पे आपको पता चला है कि ये गलतियां मुझसे हुई है और ये मैं अभी नहीं मैनेज कर सकता हूँ, तो आके पहले मुझसे बात करो। एज अ पेरेंट मैं गुस्सा भी करूंगी आपसे, पर आपके हर चीज का सोल्यूशन मैं दे सकती हूँ। तो ये विश्वास पेरेंट्स को मुझे लगता है कि बच्चों में डालना चाहिए, बहुत जरूरी है। यस यस मैम, जैसे आपने अभी कम्युनिकेशन की बात की, तो पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा, जैसे कि वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स वहीं से क्रिएट होती हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअली मुझे तो बहुत बार क्या लगता है ना कि पेरेंट्स ने अगर उनके चाइल्डहुड में जाके एक बार देखा कि अरे या तो हम भी करते थे, कभी कभार पर्स से कुछ पैसे हमने भी निकाले हैं, तो उस वक्त वो आप उसे तू चोरी करने लगा है ऐसा ब्लेम करने से पहले आप ध्यान दो उसके सच में वो बार बार कर रहा है क्या। और कभी विश्वास में लेके अगर आपने पूछा बच्चे को कि क्यों किया तुमने, तो वो अच्छे से जवाब देगा। कितने सारे बच्चों में मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि नहीं मैं मम्मी के बर्थडे पे उसे अच्छा सा गिफ्ट दूं और मेरे पास पैसे पड़ रहे हैं, तो उनका जो लाइफ है एक्चुअली शुरू में वो एक्चुअली बहुत इनोसेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीजन नहीं रहता है। अभी मैं एक स्टोरी बताऊं, मुझे मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा जब 4th में था तो मैं उसकी स्कॉलरशिप की पढ़ाई लेती थी। तो वो क्या करता था, हम दोनों पढ़ते थे, काफी थोड़ा बच्चे के लिए तो स्ट्रेसफुल ही हो जाता है स्कॉलरशिप का। तो वो क्या एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो, तो वो बोलता था कि अभी मम्मी हमारा पेपर सॉल्विंग तक आ गया, वो बोलता था कि मम्मी अभी मैं रूम में जाके पेपर सॉल्व करके लेके आता हूँ। एज अ पेरेंट आपका ध्यान हर चीज की तरफ होना चाहिए। तो वो पेपर ये करके आता था और उसे 100% मार्क मिल जाते थे। एक बार देखा मैंने, 2 बार देखा, 3 बार, चौथी बार मेरे दिमाग में आ गया कि ये 100 ये सवाल उसे आते नहीं है, उसने कैसे किए मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने उसे पूछा कि अरे ये तो मुझे पता है कि जो भी तुम कर रहे हो मुझे पता है, पर मुझे ये बोलो कि तुम ये क्यों कर रहे हो। आई एम 100% श्योर कि तुम देख के सॉल्व कर रहे हो, तो क्यों किया ये बोलो। तो बोला मम्मा जब मुझे 100% मिलते हैं ना तो आपके चेहरे पे इतनी खुशी होती है, तो मुझे वो पसंद आई। और जो रोने लगा वो तो बस, तो मैंने बोला नहीं ऐसे। हाँ मतलब वो अच्छे इंटेंशन से ही कर रहा था, मतलब उसका 98% तो पढ़ाई हो ही चुकी थी, 1-2% नहीं आता था, वो देख के लिख रहा था। पर अगर मैंने उससे कम्युनिकेट नहीं किया होता या वैसे चीज छोड़ देती या उस पर गुस्सा करती उसके बाद, तो वो बात हो जाती कि वो आगे कभी खड़ा ही नहीं हो पाता था। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं होती है बेटा, कोई चीज में मार्क्स अच्छे नहीं मिले तो भी कुछ नहीं होता है, पर मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, एक एक स्टेप भी हम आगे बढ़ते हैं तो उसी एजुकेशन बोलते हैं। ये मार्क्स वगैरह सब झूठ बात है। तुम स्कॉलरशिप फेल भी हो गए तो मुझे कुछ नहीं लगेगा, पर हमारा ये जो प्रोसेस है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात मेरे लिए जरूरी है, तो वो तुम अच्छे से करो। तो उसे वो बात इतनी अच्छी समझ में आ गई और उसने काफी अच्छे मार्क्स लेके वो ही वॉज द टॉपर। पर अगर वो कम्युनिकेशन मेरा उससे नहीं हो पाता तो शायद वो भी स्ट्रेस में रहता या आगे आगे वो वही गलतियां दोहराता रहता, या उससे मैंने मारपीट की होती तो भी चीजें कुछ अलग से हो जाती। ऐसा है। यस यस, मतलब ये है कि हमें उसके पीछे का इंटेंशन क्या है बच्चे का, और जैसे आपने बताया ना, तो वो कैसा था, एक इनोसेंट इंटेंशन की मम्मा खुश हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है बड़ी सी। और मुझे लगता है कि 3rd 4th तक या 5th तक भी बच्चे उतने ही इनोसेंट होते हैं, अगर आप कभी करो तो वो हर चीज आपसे शेयर कर देते हैं। यस, ऐसा मेरा रीडिंग है अभी तक का। यस यस मैम, और आपने जैसे बताया था आपको रीडिंग का शौक भी है काफी ज्यादा। जी 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 जी, तो मैम कोई ऐसी बुक आप सजेस्ट कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए जो एज अ गाइड उनको हेल्प करे? एक्चुअली बहुत सारी बुक्स है वैसे,
एक शाळा बोल के मराठी में है वो, पर एक तोत्तो-चान बोल के एक बुक है, मैं तो हर पेरेंट को रिकमेंड करती हूँ। एक्चुअली वो जो बच्चा है जिसने ये बुक लिखी है, वो एक जापानीज ऑथर है, तेत्सुको कुरोयानगी बोल के। तो उसकी ये बुक है, और शी वाज द एडीएचडी बच्चों, और थ्रू आउट ओके। लाइफ, हाँ, थ्रू आउट लाइफ उसकी माँ ने उसे 3 स्कूल से निकाल दिया था, और उसकी माँ ने उससे कम्युनिकेशन अच्छा रख के, उसे समझा के लेके एक स्कूल में डाला, और वो अभी मतलब जापानीज टीवी पे वो एक बहुत बड़ी पोजीशन में थी, और वहां से रिटायर हो गए। तो उसने वो बुक लिखा है तोत्तो-चान बोल के। तो वो तोत्तो-चान बुक मैं हर पेरेंट को रिकमेंड करती हूँ। आई थिंक उसका इंग्लिश में तो है, ओरिजिनल नॉवेल जो है वो जापानीज में है, फिर उसका हर लैंग्वेज में, इंडिया के हिंदी में या हर लैंग्वेज में, मराठी में भी उसका ट्रांसलेशन आया है, और बहुत बढ़िया बुक है। मैं तो बोलती हूँ कि हर पेरेंट ने वो पढ़नी चाहिए, कि जिन्हें लगता है कि नहीं मेरे बच्चे बहुत मस्ती वाले हैं और क्या करूं मैं, ऐसा है। ओके ओके, यस मैम, डेफिनेटली मैं भी पढ़ूंगी, अभी आपने बोला है। प्लीज, यस बहुत अच्छा बुक है वो। यस मैम, आप केसेस शेयर कर रहे थे, तो कुछ और केसेस? जी जी, और एक केस था मेरे पास, तो ऐसे ही वो बच्चा स्कूल में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था, उसका बेड वेटिंग का भी प्रॉब्लम था, और बहुत सारी चीजें थी उसकी, बहुत मस्ती करता था, बच्चों से झगड़ा, और हर बात पे मतलब टॉकेटिव बहुत था, मतलब टिपिकल एडीएचडी, हर चीज उसमें थी एडीएचडी की। तो ऐसा वो बच्चा था, और वो मेरे पास उसकी मम्मी लेके आ गई। तो एक्चुअली क्या हो गया कि पहले 2-3 सवाल में ही मुझे वो बच्चा क्या है वो समझ में आ गया। तो सिम्टम्स तो मैंने सब बता दिए कि ये पूरे के पूरे एडीएचडी के दोनों क्राइटेरियाज उस पे फिट होते थे। कवर। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि आपको हर चीज उससे सीक्रेट रखनी पड़ती होगी ना? तो उसकी मम्मी बोली, हाँ मैडम, एक बार तो क्या हो गया, मेरा अबॉर्शन हो गया था, और इसने पूरे सब लोगों को बता दिया कि मेरी मम्मी का अबॉर्शन हो गया है, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो ये एक बात हो गई, और बोली कि कुछ भी बोलो, मतलब हमें अगर कुछ ट्रैवल करना है और हमने डिस्कस कर दिया, तो सोसाइटी के हर घर को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन रुकने वाले हैं, हमारे स्टॉप्स कहाँ पे है, हम खाना क्या खाने वाले हैं, टिफिन में मम्मी क्या लेने वाली है, ये सब चीजें वो लोगों को बता देता था। तो एक्चुअली क्या हो गया ना कि ये अगर मैं उसके फिजिकल सिम्टम्स पे या बाकी एडीएचडी के सिम्टम्स पे फोकस करती, तो शायद ये चीजों तक मैं पहुंचती नहीं। पर उसे मैंने जब कुछ चीजें पूछी, तो एक ट्रुथ टेलिंग द प्लेन जो है ना, वो चीज मुझे उसकी, और इसीलिए मैंने मम्मी को पूछा कि ये ऐसा ही करता होगा ना? तो मम्मी बोली, ये हमें हमेशा एम्बरास करता है बाहर। अभी समझो कोई कपड़े लेके धोबी आ गया, और मैंने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, तो ये बोलेगा, मम्मी अभी तो तूने वो फ्रिज के ऊपर रखा है, चेंज दिया क्यों नहीं उसे? उसके सामने बोलेगा। तो ये बात हमेशा होती थी। तो मैंने उसे बोविस्टा दिया, और बोविस्टा से वो बच्चा मतलब बहुत अच्छा हो गया, काफी हद तक। मतलब बोविस्टा थोड़ा नाइव ही रहता है, बहुत ज्यादा आगे मतलब होशियार नहीं होता है, पर इसकी ये चीजें काफी हद तक कम हो गई थी। और उसका जो हाइपर एक्टिवनेस, स्कूल में जो घूमता रहता था, इधर उधर जाता था, मस्ती करता था, वो चीजें उसकी काफी कम हो गई। यस, और बोविस्टा में वो एक रूब्रिक भी है ना मैम, लोक्विसिटी ओपन हार्टेड, मतलब जो दिल में है खुल के बोल दो। लोक्वेसिटी, ओपन हार्टेड, और ये नाइवनेस, यस, ये तीनों चीजें की वजह से ये सब चीजें, मतलब उसे आगा पीछा या ऐसा कुछ ये अंदर रखना चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए, इतनी समझ नहीं होती है। तो लोक्वेसिटी, ओपन हार्टेड, ये ट्रुथ टेलिंग द प्लेन, और नाइव, ये लेके मैंने, हाँ। पर हमें वो हद तक जाना पड़ता है। पहले इंटरव्यू में या पहले इसमें पेरेंट्स खुद नहीं बोलेंगे, या तो आपको समझ लेना है कि ये क्या कर रहा है, और दूसरा है कि आपको उसके डीप मतलब अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में कुछ नहीं मिला, तो बाहर स्कूल का पूछो, या उसका पर्सनल में और डिटेल जाओ कि ये और क्या करता है, और क्या करता है, जब तक वो एक्सक्लूसिव चीजें जो डिसीज के बाहर की है वो आपको नहीं मिलती है, ऐसा है। यस मैम, एक और चीज, जैसे कि अभी आपने ये केसेस बताए, तो इसमें मैनेजमेंट जैसे पोटेंसी का, और साथ में किस तरह से हमको आगे इसको मैनेज करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये वन टाइम हमने मेडिसिन दिया,
उसके बाद ठीक हो जाएगा, हमें तो ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ेगा और चीज उसको एडीएचडी को मैनेज भी करना पड़ेगा, तो एज अ होम्योपैथ हम कैसे कर सकते हैं इसको? पहली बार तो आपको पेरेंट्स को इमीडिएटली बता देना चाहिए जब भी कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन का केस आता है कि फीवर है, फीवर नहीं है, ऐसी बात होती नहीं है। मतलब आज है और कल नहीं है, ऐसा साइकोलॉजिकल केसेस का होता नहीं है। एक एक चीज टूटने में काफी टाइम जाता है, तो जब तक मैं नहीं बोलती हूँ आप दवाई नहीं छोड़ने वाले हो। ओके। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल चेंजेस बच्चों में आते हैं तो पेरेंट्स रोज देखते रहते हैं, तो उन्हें सब पता नहीं चलता है कि क्या क्या चीज में चेंजेस आए हैं। और हमने लिखा, मैं ऑल होम्योपैथ्स को बता दूंगी कि ये बच्चे जो जो करते हैं पूरा रिटर्न में रखो, क्योंकि आपको पूछना है पेरेंट्स को जब आएंगे कि ये करता है क्या, ये करता है क्या। 10 में से 4 चीजें निकल जाती है, पर पेरेंट्स को समझता नहीं है। आते बराबर वो बोलेंगे कि नहीं इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब लास्ट जब मार्क्स में दिखेगा तभी उन्हें पता चलेगा कि इसमें चेंज हुआ है। पर ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है जिससे ये जो बच्चे में अभी नहीं रहे हैं वो उन्हें समझता नहीं है। इसलिए ये बात पेरेंट्स को पहले समझानी है कि आपको यहाँ आके मुझे प्रॉपर फॉलो बार बार देना है। दूसरी बात है कि आज ये है और कल उसे अच्छे से मार्क मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। उसे टाइम लगेगा और जब तक मैं नहीं बोलती हूँ तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो ये एक चीज होती है। और बच्चा ठीक होने के बाद भी हमें उसे काफी दिन तक फॉलो अप रखना पड़ता है। तो ये एक बात है। और पोटेंसी का अगर आप बोलो तो हाइपर एक्टिव जो बच्चे रहते हैं उसमें एडीएचडी के बच्चे उनमें मैंने ऐसे देखा है कि मिनिमम 200 और 1M के आगे ही ज्यादातर पोटेंसीज लगती है। 1M 10M 50M तक जाना पड़ता है और रिपीटेडली देना पड़ता है। एक डोज दिया है और बच्चा पूरा ठीक हुआ है, ऐसी बात नहीं होती है। हमें काफी दिन तक उन्हें रिपीटेडली मतलब कैसे सिम्टम्स उनके कम हो जाते हैं, क्या होता है, वो हिसाब से उन्हें मेडिसिन देना पड़ता है। वीकली रिपीटेशन या वंस इन 15 days तो करना ही पड़ता है। यस, आई थिंक मैम ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमने मेडिसिन तो दे दी लेकिन उसके आगे का मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे हम उसको जो है मैनेज करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है आपने शेयर की। मैम एडीएचडी को लेकर के काफी सारे मिथ्स भी हैं, जैसे पब्लिक में भी जो है काफी मिथ्स है, पेरेंट्स में भी। तो हम एक एक मिथ्स को जो है करते हैं। जो सबसे पहला है कि एडीएचडी हाइपर एक्टिव बच्चों में ही होता है। नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि उसका एक सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी, पर हर हाइपर एक्टिव बच्चा एडीएचडी नहीं होता है। यस, ओके। एक और चीज, जैसे एडीएचडी वाले बच्चे कम इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रादर आप अगर उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, रादर मैं तो बोलती कि उनके पेरेंट्स ने टाइम निकाल के उन्हें स्पोर्ट्स में डाल दिया। जब दौड़ते 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 हैं, उन्हें अगर रनिंग में हिस्सा लिया, स्विमिंग वो बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस भी उनमें कम नहीं होता है। पेरेंट्स को वो इंटेलिजेंट होते हैं, रादर उनकी एनर्जी हमें चैनलाइज करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज पेरेंट्स ने की तो ये बच्चे काफी हद तक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यस। एक और मिथ है मैम, जैसे कि हम ज्यादातर मतलब जो भी केसेस देखते हैं मोस्टली हम बच्चों के देखते हैं, लेकिन क्या एडीएचडी सिर्फ बच्चों में होता है? नहीं। अभी समझो 10-10% बच्चे हैं एडीएचडी के बचपन में, तो उनमें से 2 या 3 लोगों में बड़ा होने के बाद भी एडीएचडी रह सकता है। बहुत 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 सारे केसेस अभी एडल्ट एडीएचडी के भी सोसाइटी में है। ओके। 3 to 4% लोग अभी भी है सोसाइटी में। मतलब 10 में से 3 बच्चे जो एडीएचडी वाले हैं, उनमें से 3 बच्चे डेफिनेटली एडल्ट एडीएचडी में जाते हैं। ओके, यस। एक और चीज मैम, जैसे एडीएचडी को लेकर ये भी है कि ये कभी ठीक नहीं होता, तो ये सच है या गलत है? ये प्रॉपरली अगर ट्रीट नहीं किया तो अपने आप ठीक होने वाले डिसीजेस में नहीं है। उसके
नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में भी या बच्चे के लाइफ में भी हो जाते हैं, जैसे कि ये बच्चे एडिक्शन में बहुत जाते हैं या क्राइम्स करने में बहुत जा सकते हैं। तो अगर ये एडीएचडी बचपन में ही ठीक से मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब जो भी आपको मिलती है, होम्योपैथी इज द बेस्ट, पर जो भी मतलब आप थेरेपीज अलग अलग कर सकते हो तो वो करके और ट्राई, मतलब खुद पेरेंट्स ने एफर्ट्स लेके अगर कम किया तो वो अच्छे से कम हो सकता है, पर अपने आप कम होने वाला डिसीज नहीं है ये। ओके, मतलब ये है कि हमको मतलब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेडिसिन्स भी लेनी पड़ेंगी, थेरेपीज भी लेनी पड़ेंगी और पर्सनल लेवल पर भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, एटलीस्ट मतलब पेरेंट्स के लिए एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। यस, बच्चे एडीएचडी होते हैं, उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग, एक तो एक्सेप्ट करना ही ये बात बहुत डिफिकल्ट रहती है कि पेरेंट्स कुछ डिसीज है ऐसा ही एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं बस मस्ती करने वाला बच्चा है, तो वो एक्सेप्ट करना और उसे ट्रीट करना, ये आगे की बात हो गई, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैम आपने एक्सेप्टेंस का बोला, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे देखा है कि जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर वो उसी कारण जो है डिले हो जाता है उनकी ट्रीटमेंट में, उनकी थेरेपी शुरू करने में, तो ये भी आगे जाके काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो। बिल्कुल, एडिक्शन में और क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं ये बच्चे, डेफिनेटली। ओके। बहुत सारे एडिक्शन, ड्रग्स में वगैरह भी ये बच्चे जा सकते हैं, बिल्कुल। और अगर आप किसी एडिक्शन में गए तो ये क्रिमिनल ये हो ही जाता है, वो मतलब रॉबरी करते हैं या और सोसाइटी में गलत गलत चीजें कर सकते हैं। ये प्रॉपरली ट्रीट होना ही चाहिए, ऐसा है। यस, यस, मतलब पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस पर। ये वो करना, पर आजकल ऐसा देखा गया है, गांव में शायद नहीं मिलता होगा ट्रीटमेंट, पर शहरों में कैसा है, स्कूल में भी काउंसलर्स है और स्कूल देखते हैं कि बच्चे की ये कैसे है, प्रोग्रेस कैसा है, स्कूल में कैसे बिहेव करता है। गांव में बिल्कुल ये प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता है। यस मैम, आखिरी में आपसे मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगी कि किस तरह से हम सोसाइटी को, पेरेंट्स को जो है ये मैसेज दे सकते हैं कि उन्हें एडीएचडी को समझना होगा, एडीएचडी बच्चों को अंडरस्टूड करना पड़ेगा जिससे वो उनकी हेल्प कर सके, तो एक इम्पोर्टेंट मैसेज। वही मैंने जो बोला कि ये एक बात बहुत जरूरी है कि आपको एक सुसंवाद जिसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखना चाहिए। उसका जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी जो एनर्जी है वो निगेटिव साइड जाने के बजाय अगर पेरेंट्स उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए तो इंडिया में चाइना जैसा बहुत सारे गोल्ड मेडल्स ओलंपिक में ला सकता है। मतलब वो एनर्जी चैनलाइज करना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं तो बोलती हूँ कि हर प्रॉब्लम में अगर कम्युनिकेशन का ये रखा, मतलब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, मतलब हमारी फैमिली में भी बच्चे हैं, बड़े हैं, कंपेनियंस है, सब में अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो चीजें काफी हद तक इजी हो जाती है जीने के लिए। तो वैसे ही एडीएचडी का प्रॉब्लम भी है। यस, यस मैम। और जैसे आपने बोला कि चाइना की तरह इंडिया में भी काफी सारे मेडल्स आ सकते हैं। एक्चुअली में एनर्जी बहुत अच्छी होती है इन बच्चों की, बस उनको सही दिशा मिल जाए और सही गति मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यस, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज एडीएचडी जैसे इतने महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, मतलब सेंसिटिव विषय पर आपने जो इंसाइट्स दी हैं वो बहुत यूजफुल है, और साथ ही साथ जो आपने टिप्स दी पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से जो है कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकती हैं, और हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडेंस दिया कि कैसे वो एडीएचडी जैसी प्रॉब्लम्स को भी जो है डील कर सकते हैं होम्योपैथी से, तो ये सारी चीजें जो मैम ने बताई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, एडीएचडी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इसे समझने की जरूरत है और इसके लिए सही ट्रीटमेंट और थेरेपीज देने की जरूरत है। और होम्योपैथी जैसे कि मैम ने भी कहा कि एडीएचडी में ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा जो है उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो उसका कंसंट्रेशन है, जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है, जो कि
कंट्रोल नहीं हो रही है, फोकस नहीं कर रहा है बच्चा, ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है होम्योपैथी बहुत अच्छे से डील करती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Shilpa, for inviting me and allowing me to share my views on this topic. पर एक बात होती है कि होम्योपैथी के बारे में बोलना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कोई भी रेमेडी है या कोई भी डिसीज पे होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है, और वो तुम सच में लोगों की तरफ पहुंचा रही हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।